हेलो 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 हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सुन पा रहे हो ना? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। गुड आफ्टरनून। ठीक है, देखो, एक चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन आपने एक बार पढ़ी भी होगी। ठीक है, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, और पढ़ना भी चाहिए। जब तक एक बार आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एक बार एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। ठीक है, और संडे को भी टाइम निकाल के रखना है। संडे को भी मैं कुछ ना कुछ लेके आया करूंगा जो कि क्विकली रिवाइज कराए या क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। तो एक सेशन चलाना है जिससे कि आपका पुराना वाला भी रिकॉल होता रहे। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही लगना है अब। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं एंड की तरफ आ रहा हूं। ठीक है, एंड का मतलब है, देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म। हार्डली 3 लेक्चर के अंदर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म कर दूंगा। 3 लेक्चर में हार्डली। ठीक है, आप समझ रहे हो? 3 लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपके ब्रेन में सेट होगा। और फिर हम एंटर कर, हाँ, एनसीईआरटी भी है इसके अंदर। ठीक है, वैसे मैं एनसीईआरटी से ही करा रहा हूँ पूरा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कराता ही एनसीईआरटी से हूँ। आउट ऑफ एनसीईआरटी कराऊंगा ही नहीं मैं। ठीक है, क्योंकि वो आता ही एनसीईआरटी से डेटाबेस है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जिसमें थोड़ा सा कह सकते हो कि एनएमसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपडेशन हुआ है। ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करते हुए प्रॉपर वे में, क्योंकि अप्लाइड भी है। ठीक है, और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी है इस पे। ठीक है, तो उसको अच्छे से कराऊंगा। और फिर लास्ट में 2 चैप्टर बचेंगे आपका, इवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी। एंड। ठीक है, तो हम एकदम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एंड की तरफ बढ़ते जाएंगे और पीछे वाला रिकॉल करते जाएंगे, पीछे वाला रिकॉल करते जाएंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी लेके चलूंगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, ओनली कुछ फ्लो डायग्राम है, पर वो स्ट्रेटेजी उन्हीं के काम आएगी जो एक बार पढ़े। यानी कि ऐसा बच्चा ना हो कि सर बिल्कुल नहीं पढ़े पूरी साल। ठीक है, ज्वाइन तो कर लिया था लेक्चर, वो बैच आपका, पर पढ़ नहीं पाए, बैकलॉग ही बैकलॉग। ठीक है, उनके लिए नहीं है वो। ठीक है, पहले मैं बोल दे रहा हूं, वो स्मार्ट स्मार्ट तरीका है जिसमें फ्लो डायग्राम के अंदर मैं सब कुछ खत्म करूंगा। ठीक है, तो वो उन्हीं के समझ में आएगा जो एक बार पढ़ चुका है, तो उसको क्विकली क्विकली रिवीजन होगा उसका। ठीक है, तो कुछ ऐसा करेंगे जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कराना चाह रहा हूं, जिससे कि थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जैसे नीट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, असर्शन रीजन हो गया, स्टेटमेंट बेस हो गया, मैचिंग वाले हो गए, मतलब जो जो स्ट्रेटजी पूछी जा रही है। ठीक है, जो पूछने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें आप थोड़ी सी तैयारी रखना एकदम तगड़े तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो? तो मैं संडे को भी थोड़ा थोड़ा आपका लिया करूंगा कभी कभी। ठीक है, थोड़ा सा आपको एडिशनल टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो एंड की तरफ चल रहे हैं, पुराना रिकॉल करेंगे। ठीक है, ओके, चलो। हाँ, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो मैंने कराई है, एक एक लाइन करा रहा हूं। ठीक है, जिनका बैकलॉग नहीं है उनके लिए तो बेहतरीन है। ठीक है, जिनने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, उसके लिए तो बहुत बेटर है। पर जो बिल्कुल एकदम ब्लैंक बच्चा है, एकदम जीरो, तो उसको यार नॉर्मल बैच पढ़ना पड़ेगा, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, जीरो वालों के लिए वो नहीं है, जो मैं थोड़ा रिवीजन स्ट्रेटेजी की सोच रहा हूँ, वो उन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, चलो, तो आज नया चैप्टर है बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ऐसा चैप्टर है जिस के बारे में, मतलब बायो के बच्चे को ही नहीं, हर बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है, हर इंसान को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज में अप्लाइड हैं। ठीक है, तो इसकी नॉलेज सभी को होनी चाहिए, जनरल अवेयरेंस। ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। भाई हेल्थ क्या होती है, डिटेल में समझाने वाला हूं मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, वो मैं अब यहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है, अब अलग अलग डेफिनेशन है, तो हम यहां डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। डब्ल्यू एच ओ उसको किस तरीके से देखता है, वो किस तरीके से बताने की कोशिश करता है, समझ रहे हो? यस, इस बार होगा नीट, पक्का बात बेटा, पक्का। अगर आपने सोच लिया है ना तो होगा, इसी बार होगा। टेंशन देखो यार, जब गोल बहुत बड़ा होता है ना, तो टेंशन भी होती है। ठीक है, नो डाउट। पर उस टेंशन को अपनी पावर बनाना, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? एक प्रेशर जनरेट करना, जो प्रेशर आपको आपके गोल
आपको अचीव कराने में हेल्प करे। उल्टा ना हो जाए कि वो टेंशन में दब जाओ, तो उल्टा काम हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, हाँ। रिकॉर्डेड है नहीं, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है बेटा, लाइव लाइव है, और मैं लाइव ही ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डेड में मजा नहीं आता। हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? डब्ल्यू एच ओ उसको किस तरीके से देखता है? अगर मैं डब्ल्यू एच ओ की बात करूं, जिसका जो मेन सेंटर है वो जिनेवा में है, समझना, पूछा गया था एक बार किसी उसमें, तो जिनेवा नाम इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो जिनेवा नाम इसलिए मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा आपको याद रहे, सर ने जिनेवा नाम लिया था, है ना। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? डब्ल्यू एच ओ क्या देखता है? डब्ल्यू एच ओ ये नहीं कहता कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन परफेक्टली काम करते हैं तो सही मायने में आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। नो, ये सही मायने में डेफिनेशन सही नहीं है। तो डब्ल्यू एच ओ बोलता है आप फिजिकली तो हेल्दी हो, ठीक है, आप इमोशनली भी हेल्दी होने चाहिए, आप बिहेवियर से भी हेल्दी होने चाहिए, और सोशली भी आप हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, अगर आप सोशली हेल्दी नहीं हो, चाहे फिजिकल आप कितने भी हेल्दी हो, ठीक है, पर सोशली हेल्दी नहीं हो तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं हो, आप बिहेवियर से हेल्दी नहीं हो तो सही मायने में आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं हो, आपके अंदर इमोशन नहीं है, समझ रहे हो, तो आप सही मायने में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं हो। ठीक है, तो डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं, इस पर क्वेश्चन बनता है। फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर से भी और सोशली भी, इन चारों एस्पेक्ट में अगर आप हेल्दी हो, सही हो, तभी सही मायने में आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, नहीं तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं हो। समझे या नहीं समझे? यस, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, यस या नो? चलो, बहुत सही। हाँ, तो समझ में आया, चारों एस्पेक्ट ध्यान रखने हैं आपको, फिजिकली इमोशनली बिहेवियर से और सोशली, तभी आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। ठीक है, अब मैं बात करूंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम क्या है और स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, अब समझना, मैं इंदिरा गांधी के टाइम की से कंटिन्यू की अगर बात करें, तो उससे पहले इतनी तेजी से जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, पर वहां क्या हुआ, अचानक से जनसंख्या में एकदम सैलाब आया, उफान आया, तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुई, और आज भी बढ़ रही है, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि लैंड उतनी ही है, ठीक है, और फूड रिसोर्सेज उतने ही हैं, ठीक है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, तो मामला तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। ठीक है, और उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर भी बढ़ रहे हैं, एसटीडीज बढ़ रही हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को सीरियस होना ही पड़ेगा। तो मैं बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, जिसमें चाइना और इंडिया तो लीड करते हैं इसके अंदर, समझ रहे हो। तो तेज जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिसऑर्डर भी बढ़ रहे हैं। एचआईवी उसी का एक, समझ रहे हो, एग्जाम्पल है, समझो मेरी बात। तो पूरी दुनिया में इंडिया एक पहला कंट्री था जिसने आगे बढ़ के इस चीज को लीड किया, समझ रहे हो, और बढ़कर के इन्वॉल्व हुआ, पार्टिसिपेट किया, समझ रहे हो। उसने मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके नेशनल लेवल पर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके नेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका नाम रखा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब लॉन्च किया था? 1951 में। मैं पहले पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है, फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है, तभी जाकर के ये बढ़ती हुई जनसंख्या कंट्रोल होगी, तभी जाकर के जो तेजी से कह सकते हो डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, वो कंट्रोल होंगे, और उसके लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो इसकी पूरा प्लानिंग बनाई गई इसकी। ठीक है, इसको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम दिया गया। 1951 में इसको लॉन्च किया, और इंडिया पूरी दुनिया में पहला कंट्री था जिसने इसको सबसे पहले आकर के लॉन्च किया, ये याद रखना है। ठीक है, तो इंडिया वाज among as the first country in the world to initiate action plan and program at national level पर काम हुआ था। ठीक है, to attain total reproductive health as a social goal। कब लॉन्च हुआ था? 1951 में। क्या नाम था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब इनिशिएट हुआ था? 1951 में। ये 2-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, वो मैं याद करा दूंगा अभी। ठीक है, मतलब मैं समझाऊंगा ही नहीं,
एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद भी करा दूंगा यहाँ एकदम सेट, बस आप ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, ठीक है। ठीक है भाई, ये लॉन्च कर दिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, पर समस्या क्या आई भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि न्यू जनरेशन का मतलब है जो बच्चे आ रहे हैं उनका भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर वो हेल्दी नहीं है तो हमारा, समझ रहे हो, वो भविष्य है, वो हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में जो भी कंट्री है उनका भविष्य, उसकी नई जनरेशन है, उनका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। वो हेल्दी है तभी सही मायने में सिस्टम सारा का सारा हेल्दी होगा। तो उसको थोड़ा मॉडिफाई किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, फिर को रिप्रोडक्टिव के साथ साथ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी इसमें जोड़ दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। तो टोटल इसका नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसमें दो इसके टास्क थे, एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर काम करना है और चाइल्ड हेल्थ केयर पर भी काम करना है, ठीक है। दो इस पर काम किए थे, ठीक है। तो समझ में आया, दो बातें बताई हैं मैंने अभी आपको। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आप चार एस्पेक्ट में हेल्दी होने चाहिए, फिजिकली तो होने ही चाहिए, ठीक है, सोशली बिहेवियर से भी आप हेल्दी होने चाहिए, आप समझ रहे हो, ठीक है। आप अगर सोशली बिहेवियर से हेल्दी नहीं हो, इमोशनली हेल्दी नहीं हो, तो खाली फिजिकली हेल्दी होने से काम नहीं बनेगा। इन चारों एस्पेक्ट में आप हेल्दी होने चाहिए, ठीक है। पूरी दुनिया में इंडिया पहला कंट्री था जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके पहला नेशनल लेवल पर प्रोग्राम लॉन्च किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, समझना मेरी बात। 1951 में लॉन्च किया था, पर इसके अंदर आगे जाकर के कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा, इसमें चाइल्ड हेल्थ केयर को भी जोड़ना पड़ा और नाम बन गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो बहुत बढ़िया, 1951, हाँ बिल्कुल, इतना ध्यान रखना पड़ेगा, 1951, ठीक है। हाँ इमोजी नहीं आ रहे, कुछ टेक प्रॉब्लम है, ठीक है, इमोजी की, ठीक है, कोई नहीं, वो नहीं कर पा रहे इसको, ठीक है, नो डाउट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या थे, अभी हमने लॉन्च कर दिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, हमने लॉन्च कर दिया, ठीक है, पर इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, समझ रहे हो भाई? भाई हमें क्या करना है, लोगों को अवेयर करना है, तो पहला ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस, पहला ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करो, जागरूकता फैलाओ, समझ रहे हो कि एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अवेयरनेस के लिए जो इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने माध्यम मीडियम यूज किए, वो क्या क्या मीडियम थे, ठीक है, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, ठीक है, इन्होंने क्या यूज किया, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा आपको, पुराने टाइम पर ट्रांजिस्टर चलते थे, ट्रांजिस्टर में, जैसे आज की डेट में आपने एफएम सुने ना, एफएम रेडियो, ठीक है, ऐसी ट्रांजिस्टर एफएम टाइप चीजें चलती थी उस समय, रेडियो चलता था, ठीक है, ये आकाशवाणी का केंद्र है, यहां से वो न्यूज देते थे वो लोग, ठीक है। तो वो सभी लोग सुनते थे, तो उसको उन्होंने माध्यम बनाया, उसके थ्रू ऐड करना, बताना, अवेयर करना लोगों को, ठीक है। विजुअल, टेलीविजन होते थे या पिक्चर सिनेमा हॉल होते थे, तो सिनेमा हॉल में थोड़ी पिक्चर चल जाती थी, फिर बीच में एक इंटरवल डाल दिया जाता था जिसमें ऐड चलाए जाते थे बहुत सारे अवेयरनेस से रिलेटेड, ठीक है। इतना ही नहीं, गांव गांव के अंदर नुक्कड़ नाटक होते थे, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ का मतलब है उस गांव में एक चौराहा होता था, तिराहा चौराहा, जहां कई सड़कें मिलती थी, तो वहां पर जो यंगर्स होते थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस देनी होती थी, तो नाटक की फॉर्म में, क्योंकि गांव वाले वैसे एंटरटेन नहीं करते थे, ना देखते थे, ना पढ़ते थे, ना कभी किसी सुनते थे। हाँ कोई नाटक हो रहा है तो भाई लल्ला नाटक चल रहा हो वहां, चल चलते हैं, ठीक है, नाटक देखने चलते हैं, ठीक है। तो लोग इकट्ठे हो जाते थे, भाई नाटक चल रहा है, नाटक, तो नाटक की फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करते थे, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो लोग बड़े इंटरेस्ट से देखते थे इस चीज को और सीखते भी थे कि यार हाँ ये नाटक में ये चीज आई है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीका क्या था, ऑडियो वीडियो प्रिंट मीडिया। प्रिंट में क्या होता था, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, अब आज भी होते हैं, आप जाओगे तो बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो, स्वास्थ्य केंद्र, वहां बैनर्स होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। ऐसे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उनके अंदर भी सारी चीजें दीवारों पर लिख दी जाती हैं, जगह जगह बैनर लगाए जाते हैं, ठीक है, इसको प्रिंट मीडिया बोलते हैं। और जो न्यूज़पेपर होते थे उनमें ऐड आते थे, या जितने भी गवर्नमेंट टिकट्स होते थे उन पर लिखा होता था हम दो हमारे दो एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें, ठीक है। समझ रहे, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो ये टर्म्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए और उन्होंने गवर्नमेंट माध्यम यूज करेंगे, तो प्रिंट मीडिया भी यूज किया, ऑडियो विजुअल
प्रिंट मीडिया, तीनों को यूज किया है। ऑडियो, विजुअल, प्रिंट मीडिया, तीनों को यूज करके ये मैकेनिज्म स्टार्ट हुई। ठीक है, विविध भारती, हाँ रेडियो, विविध भारती, रेडियो मिर्ची, अरे भाई ठीक है, सब आ गया। ठीक है, समझ में आया। ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, ये इसमें कोई डाउट है? ऑडियो, ऑडियो, विजुअल, प्रिंट मीडिया, ठीक है। चलो, इसमें बढ़ चल के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। एनजीओज होते हैं जो नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है, उन्होंने तीनों माध्यम को यूज किया, गवर्नमेंट ने भी किया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया। ठीक है, क्या इतना सफिशियंट था? नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई इतना सफिशियंट नहीं है, इसके अंदर कुछ मेजर रोल प्ले करना चाहिए। किस किस को करना चाहिए? पेरेंट्स का रोल होना चाहिए, उनको भी बच्चों को अवेयर करना चाहिए। ठीक है, क्लोजली रिलेटिव्स होते हैं उनको भी अवेयर करना चाहिए, ठीक है, बच्चों को। ठीक है, पर ये गलत, मतलब बहुत रेयर केस में हो पाता है, दुष्ट लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, टीचर्स का भी रोल होना चाहिए। ठीक है, मैं अपना रोल तो प्ले कर ही रहा हूं। फ्रेंड्स का भी रोल होता है कि हाँ, मिथ मत फैलाओ, ठीक है, रियलिटी जो है उसको बताओ। ठीक है, समझ रहे हो? तो मिथ, क्योंकि मैं छोटा था तो मुझे याद है कि कुछ दोस्त होते थे वो मिथ फैलाते थे, समझ रहे हो ना मेरी बात? चीजें, मतलब ऐसी चीजें करते थे जिससे कि बच्चे डाइवर्ट हो जाते थे, यार ऐसा भी होता है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, समझ गया ना मेरी बात? कहना चाह रहा हूं। तो इसके अंदर पेरेंट्स का रोल होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव्स का रोल होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए पर होता नहीं है। ठीक है, टीचर्स का रोल होना चाहिए पर बहुत रेयरली होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स का रोल होना चाहिए जो इस अवेयरनेस को दे, जो ऑडियो वीडियो प्रिंट मीडिया से मिल रहा है, इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट उसमें पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर और फ्रेंड्स का भी रोल होना चाहिए। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, ठीक है, भाई स्कूल्स में भी इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, समझ रहे हो, पर अर्ली स्टेज पर। पर इंडिया, ये इंडिया है, लोग डरते हैं। ठीक है, करें क्या यार? समस्या ये है कि ये चीजें अगर पेपर में उसमें डाल दी जाए, बुक्स में, तो सब चीजें सब जगह एक जैसी नहीं होती। ठीक है, समझ रहे हो? तो लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं, उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं इतना देखता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री में लोग बस थोड़ा वो एंगल एंगल बना करके पता नहीं क्या क्या चीजें उस इसका सेकंड थॉट निकाल करके क्या क्या बातें करना चालू कर देते हैं। ठीक है, हम लोग तो खैर बायोलॉजी में हर चीज खुल के ही पढ़ाते हैं, ठीक है, पर भी कोई सेकंड थॉट नहीं आता, क्योंकि इट इज अ रियलिटी। क्योंकि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड का आपको अगर नॉलेज नहीं है, उस फील्ड के लिए अगर आप दांत दिखाते हो, हंसते हो, अजीब अजीब हरकतें करते हो, ठीक है, तो यार आप उस फील्ड के लिए नहीं बने। ठीक है, जिस फील्ड की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उस फील्ड का अगर आप रिस्पेक्ट करते हो। देखा है, मैंने एक जिम में गया था, तो जिम में एक, मतलब जिम की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उसकी मतलब सेहत भी बहुत अच्छी थी। अगर पैर से उसका कोई इंस्ट्रूमेंट टच हो जाए तो उसका प्रॉपर तरीके से पैर छूता था। ठीक है, तो ये उसके लिए आपके लिए रिस्पेक्ट है, तो आप उसी के लिए बने हो, और वो चीज आपको बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेगी। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से। मैं सीकर में था, तो वहां बच्चे जब कोचिंग में एंटर करते थे, ठीक है, तो वहां उसके चौखट के पैर छू करके एंटर करते थे, यानी रिस्पेक्ट है। वहां सिलेक्शन रेशियो बहुत था, क्योंकि बच्चा से डाइवर्जन नहीं था कोई, बस देसी तरीके से पढ़ाना है, देसी तरीके से बच्चे को पढ़ना है, और पढ़ना है और पढ़ना है। ठीक है, पेरेंट्स का भी प्रेशर होता था, ओनली पढ़ाई करनी है, तो बच्चे निकलते भी थे, बहुत सिलेक्शन होते थे, पर रिस्पेक्ट था कि यार मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहा, मैं एक मंदिर में जा रहा हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हो? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है, चर्च, ये सभी मतलब पूजनीय है, जैसे लोग पूछते हैं, ठीक है, अपने अपने उसके हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, उसमें प्रवेश कर रहा हूं मैं, तो ये थॉट प्रोसेस होता था। तो अगर ये थॉट प्रोसेस है तो वो चीज आपको 100% मिलेगी, और बहुत अच्छे लेवल में मिलेगी। पर ये आप भी जानते हो यार, ठीक है, क्लासों में क्या माहौल है, क्या चलता है, जरा सा भी आपने थोड़ा समझाना चालू किया तो खी खी है हु ये चीजें होना चालू कर देती है, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है यार, क्या करें? ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है, चलो। हाँ, लाइक बुक, जब आपकी बुक पैर से टच हो जाती है, आप पैर छूते हो, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन है, मतलब आपका, आपके लिए उस, मतलब आपके अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट है, जहां रिस्पेक्ट होती है तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपको मिलना चालू हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सेक्स एजुकेशन मतलब बहुत एक चैलेंज वाला काम है गवर्नमेंट के लिए, तो इसको बहुत डर डर के उन्होंने 9 10 से हटा करके 11th भी नहीं, 12th में पहुंचाया इसको, 12th तक बच्चा मेच्योर हो जाता है। ठीक है, 12th तक बच्चा मेच्योर हो जाता है, वहां इसको पढ़ाया जाए, क्योंकि उसके अंदर मेच्योरेशन है, समझेगा। अगर आप जल्दी करोगे तो समझेगा कम। ठीक है,
आप समझ रहे हो, पता नहीं इसके दिमाग में कौन सा थॉट प्रोसेस आ जाए इनसे रिलेटेड, और पता नहीं कहाँ डाइवर्ट ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन बहुत लेट लिया है, पर उसको थोड़ा डिले किया है, और थोड़ा लेट एज पर, मतलब 12th लेवल पर आकर के इसको ऐड किया है, ठीक है। सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स शुड आल्सो बी इनकरेज, ठीक है। तो ये समझ में आया। ये तरीके थे अवेयरनेस के, ऑडियो वीडियो प्रिंट मीडिया, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेशन किसने किया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या इतना सफिशियंट है। मेजर रोल किसका होना चाहिए भाई, पेरेंट्स का भी होना चाहिए, क्लोजली रिलेटिव्स का भी होना चाहिए, टीचर्स का भी होना चाहिए, और फ्रेंड्स का भी होना चाहिए, ठीक है। अगला आता है इसके अंदर, भाई स्कूल्स में भी सेक्स एजुकेशन को इनकरेज करना चाहिए। समझे या नहीं समझे, समझे होगे। अब बात आती है, ठीक है, ये समझ में आ गया कि माध्यम क्या यूज किया, ठीक है, अवेयरनेस के लिए। किस किस का इसमें पार्टिसिपेशन जरूरी है अवेयरनेस के लिए। अब किस चीज की अवेयरनेस, मैं अवेयरनेस अवेयरनेस बोल रहा हूं, और अवेयरनेस के माध्यम बोल रहा हूं, मीडियम, कि अवेयरनेस इसके थ्रू, अवेयरनेस इसके थ्रू, इसका रोल होना चाहिए, उसका रोल होना चाहिए। किस चीज की अवेयरनेस, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, किस चीज की अवेयरनेस। प्रॉपर इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड अबाउट, सारी एनसीईआरटी की लाइनें, पर लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, सिर्फ ये ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से है। यानी यही एनसीईआरटी की लाइनें याद करा दूंगा मैं आपको। भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अवेयरनेस, किसकी अवेयरनेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अवेयरनेस, जो 12th में आप आके दी जाती है, उससे पहले नहीं दी जाती, ठीक है। एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, भाई वही 12-13 साल वाली उम्र जो होती है, ठीक है, इसको एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी, इसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। मेल में मेल हार्मोन में फ्लक्चुएशन होता है, फीमेल में फीमेल हार्मोन में फ्लक्चुएशन होता है। मेल में गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत डाइवर्टेड होते हैं, ठीक है। तो उनको पहले से अगर अवेयर कर दिया जाए, जिससे कि मिथ, मिसकंसेप्ट, या समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे बच्चा डाइवर्ट नहीं होता, वो जानता है इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि जब हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है तो थॉट प्रोसेस में भी चेंज होता है। ऐसे बच्चे चिड़चिड़े रह, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। मतलब चेंजेस होते हैं, मतलब जब भी, जैसे देखा होगा ऑटम सीजन आता है, तो ऑटम सीजन का इफेक्ट प्लांट्स पर पड़ता है, इतना ही नहीं एनिमल्स पर भी पड़ता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं उनके बिहेव में चेंज आता है, उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आता है, ठीक है। समझ रहे हो, तो एडोलसेंस और उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं वो पता होने चाहिए, उसकी अवेयरनेस, ठीक है, कि बेटा ये एक एज है, ठीक है, जिसमें अपने अपने पराये लगने लगते हैं और पराये अपने लगने लगते हैं, है यार ऐसा ही, ठीक है। चलो ठीक है, ये दो चीजों की अवेयरनेस तो लोग दे ही रहे हैं, इस प्रोग्राम में है ही। इसके अलावा सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, क्योंकि एड्स बहुत बुरी तरह से फैल रहा था, ठीक है। तो बहुत जरूरी था लोगों को, भाई इस लेवल पे किस हद तक रोक पाओगे, रोकना तो मतलब है ही नहीं, तो लोगों को अवेयर करो कि आपको, ठीक है, जो करना है करो, बट बहुत ध्यान रखो सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर आपने गलती की, समझ रहे हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी इतनी भयानक होती है कि मौत भी, समझ रहे हो ना, मतलब मौत ही आनी होती है उसके बाद। जैसे उसमें एक एग्जांपल है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें बहुत लाखों लोग मारे गए, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो इस सब चीज की अवेयरनेस कि भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होने चाहिए, एडोलसेंस और उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो क्या परिणाम होंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और एड्स जैसी भयानक बीमारियां जिसमें मौत तय है। समझे या नहीं समझे। सर गोनोरिया क्या होता है, अभी एसटीडी में बताऊंगा गोनोरिया क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में आती है, ठीक है। हाँ प्यूबर्टी, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ ये समझ में आया किस चीज की अवेयरनेस, ठीक है, समझ में आ गया अवेयरनेस किस चीज की, ठीक है। तरीका क्या है अवेयरनेस का, किसका रोल होना चाहिए और किस चीज की अवेयरनेस। अब इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या लेकर के आए, अब तीसरा अगला पॉइंट आएगा, स्ट्रेटेजी क्या है इनकी, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से ये चीजें हो सकती हैं, इस प्रोग्राम में डालने पड़ेगी स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी के लिए देखो, स्ट्रेटेजी के लिए क्या किया उन्होंने, देखो अपनी स्ट्रेटजी के लिए दो टाइप के ग्रुप को सेलेक्ट किया उन्होंने, दो टाइप के ग्रुप जहां पर एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कहां पर, स्पेशली फर्टाइल ग्रुप, ऐसे ग्रुप या ऐसे कपल जो फर्टाइल हो, जिन्हें फर्टिलिटी आ चुकी है, ठीक है,
या ऐसा ग्रुप जो मैरिजेबल एज ग्रुप कह सकते हो, जिनकी न्यूली मैरिज हुई है, इनको अवेयरनेस नहीं होती और बच्चों की लाइन लग जाती है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, स्टडीज हो जाती है एटसेट्रा, बहुत सारी, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो दो टाइप के ग्रुप को सिलेक्ट किया, एक तो ऐसे ग्रुप जिनकी मैरिज नहीं हुई, ठीक है, बट फर्टाइल ग्रुप है, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। एक ऐसा ग्रुप जिनकी मतलब मैरिजेबल एज ग्रुप है, बस अब शादी होने वाली है या हो गई है, मतलब उसी एज ग्रुप में आ गए। आप समझ रहे हो? भाई फर्टाइल ग्रुप का मतलब है 13-14 साल के बाद वो फर्टिलिटी आ जाती है, पर मैरिजेबल एज ग्रुप का मतलब है वही 18 से 21 साल वाली उम्र जो है, ठीक है। तो इस टाइप के दो ग्रुप को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब उनको एजुकेट करना है, उनको नॉलेज देनी है इन दो ग्रुप को सेलेक्ट करके, तो यहीं से मामला बिगड़ेगा सारा का सारा। पहला 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 क्या किया उन्होंने? पहला उन्होंने अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन कौन कौन से हैं मार्केट के अंदर, अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या हैं, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या है, मेथड्स क्या है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यार ऐसा नहीं होगा तो बच्चों की लाइन लग जाएगी, इससे और लोड बढ़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो पहला समझ में आ गया। अवेलेबल, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट क्या चीज अवेलेबल है, ठीक है, गवर्नमेंट किस किस चीज को प्रोवाइड करा रही है, उन सब की अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। सपोज फिर भी अगर कोई बेबी कंसीव कर लेता है, बेबी को धारण कर लेता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, उस मदर की प्रॉपर केयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मदर की केयर नहीं हुई तो हो सकता है कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, मदर की डेथ हो जाए, या बच्चा एबनॉर्मल हो जाए, या बच्चे की डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मदर अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव कर ले, ठीक है, तो उसकी पूरी केयर, उसकी पूरी केयर की मतलब होनी चाहिए कि भाई ये चीजें खानी है, ऐसा रहना है, शुरू के 3 महीने में आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो सेकंड क्या है? केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, समझ में आ गया, इतना सफिशियंट है ना। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अब तो बताया भी हर डॉक्टर समझाता है। पोस्ट नेटल, क्योंकि बच्चे देने के बाद, जन्म कर देने के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद माता का शरीर बहुत वीक होता है, कमजोर होता है, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, समझ रहे हो? क्योंकि उसने, उसकी बॉडी में एक पैरासाइट था जो बाहर निकला है, ठीक है, एक बाहर निकला है पैरासाइट, जिसने उसकी बॉडी को पूरा यूटिलाइज किया था। तो बॉडी बहुत वीक हो चुकी होती है उस समय, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसके खान पीन, उसको मेंटेन करना, उसकी मतलब एक्सेट्रा सब चीजें। तो पोस्ट नेटल केयर मदर की और बच्चे की, भाई शुरू के 6 महीने तक बच्चे को मदर का ही मिल्क मिलना चाहिए, ठीक है, उसकी प्रोटीन डाइट परफेक्ट होनी चाहिए, इन सब चीजों का प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो पोस्ट निटल केयर, ठीक है। इसके अलावा देखा होगा कि भाई मदर अगर बेबी को बर्थ देती है तो उसको बताया जाता है कि बच्चे के लिए उसका पहला जो मिल्क है, ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो उसके लिए एक पैसिव इम्यूनिटी का काम करती है। अगर वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएगी तो उसका बच्चा इम्यूनिटी, उसकी इम्यूनिटी कह सकते हो, इम्यूनोलॉजिकली मतलब इम्यूनिटी उसकी बहुत कमजोर होगी। तो उसकी इम्यूनिटी को परफेक्ट रखना है, उसकी हेल्थ को परफेक्ट रखना है, तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ में आया? 4 पॉइंट बताएं। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने भाई, अभी मार्केट में कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं, समझ रहे हो? बर्थ कंट्रोल डिवाइस कैसे उनको यूटिलाइज किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सी है, परचेस कौन सी करनी है, ये अवेयरनेस गवर्नमेंट ने खूब अच्छे से फैलाई, ठीक है, जरूरी थी। इसके अलावा अगर फिर भी बेबी कंसीव हो जाता है तो मदर की केयर कितनी जरूरी है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्ट नेटल बोलते हैं, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर और चाइल्ड, ये कितनी जरूरी है, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ये सब चीजें होगी, ये अगर ये अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, तो मदर भी हेल्दी होगी, बेबी भी हेल्दी होगा, और मतलब कम से कम बच्चे होंगे, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, चाहत थी भाई लड़के की, लड़की हो गई, समझ रहे हो, मातम बनाया जा रहा है, लड़की हो गई भाई, ठीक है, प्रेशर आया फैमिली से, भाई लड़का चाहिए जल्दी, ठीक है, फिर से बेबी कंसीव कर लिया अगली साल, समझना, फिर लड़की हो गई और प्रेशर में आ गई, ठीक है, मदर, तो भाई नहीं लड़का चाहिए, जल्दी चाहिए, ठीक है, तो फिर जल्दी से उसने बेबी कंसीव कर लिया, समझ रहे हो, फिर से लड़की हो गई, तो लड़के की चाहत में, समझ रहे हो, लड़कियों की लाइन लग गई। ऐसा नहीं होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, लड़का हो या लड़की हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
साथ लड़का भी नहीं रहता, साथ लड़की भी नहीं रहती। और अगर केयर करने वाले होंगे तो लड़का हो या लड़की हो दोनों ही केयर करेंगे, समझ रहे हो। क्योंकि ये एक मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार ठीक है, दो बच्चे चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, दो बच्चे मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, चाहे मेल हो, मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। क्लियर है बिल्कुल, ये मेन पॉइंट आ गए। इसके अलावा सिंपल सी बात है, बताया भी जाए लोगों को कि यार दो ही रखो, हम दो हमारे दो नारा क्यों लगाया, कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो रिप्लेसमेंट लेवल 0 नहीं होगा, उससे क्या होगा, समस्याएं बढ़ जाएंगी। क्या, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन होती है तो ना तो आप अच्छे अपने बच्चों को अच्छे से, मतलब 10 बच्चे मान लो आपके हो गए, ठीक है, आपकी आय यानी आपकी इनकम इतनी नहीं है, तो क्या आप उन 10 बच्चों को क्या आप इक्वली अच्छी एजुकेशन दे पाओगे, नहीं दे पाओगे आप, ठीक है। समझना मेरी बात, आप उन बच्चों को आईएएस बना सकते थे, आप उनको पीसीएस बड़ा कोई बड़ा अधिकारी बना सकते थे, उनको प्रॉपर एजुकेट करा सकते थे, बट इतना नहीं है यार कि सबको पढ़ाया जा सके। हाँ, उनमें से आप एक को आपने पढ़ा दिया तो 9 के संग आपने अन्याय किया। आप समझ रहे हो ना, एक तरीके से वो भी तो डिजर्व करते थे, ठीक है। तो बस सीधी सी बात है कि अगर नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग कम होंगे तो पेरेंटल केयर ज्यादा बेटर होगी, ठीक है, जो नेचर का भी कंसेप्ट है, ठीक है। नेचर यही तो काम करती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो नेचर यही काम करती है, नेचर कहती है कि नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग कम होंगे तो पेरेंटल केयर ज्यादा बेहतर होगी, और पेरेंटल केयर बेहतर होगी तो नई जनरेशन का फ्यूचर ज्यादा ब्राइट होगा, और सही मायने में उसी को बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। आप ज्यादा इवॉल्व होगे, ठीक है। ज्यादा बच्चा पैदा करने से इवोल्यूशन नहीं होता, जनसंख्या बढ़ने से इवोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। जनसंख्या लिमिटेड रख के आप अपने से बेटर और अपने से बेटर आगे बढ़ाओगे, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन सही मायने में, ठीक है। तो सही मायने में आप प्रकृति के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, जो इवॉल्व होता है प्रकृति उसको सेलेक्ट करती है, सिंपल सी बात। तो नंबर के बेस पर नहीं करती प्रकृति, ठीक है। प्रकृति एक झटका दिखाती है, एक झटका, ठीक है, खत्म। कोरोना आया, एक झटका, खत्म। समझ रहे हो, तो ये क्या है, प्रकृति टाइम टू टाइम अपना अपना दिखाती है रूप, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ाओ, ठीक है, एक झटके के अंदर, लेकिन उसके आगे कोई नहीं चल सकता, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए, ठीक है, बढ़ने वाली जनसंख्या से होने वाली प्रॉब्लम, ठीक है, आप समझ रहे हो, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आपस में ही लोग एक दूसरे को मारना चालू कर देंगे, तो इवोल्यूशन नहीं होगा, मार काट होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात, कोई चीज इवॉल्व नहीं होगी, हम और बिल्कुल क्या बन जाएंगे, पास्ट में पहुंच जाएंगे, वही आदि मानव आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। वही काम करते थे, बुद्धि थी नहीं उनके अंदर, आपस में मारना चालू कर दिया उन्होंने एक दूसरे को, ठीक है। छीनना खाना, वो जिंदगी हुई खाने के लिए, ठीक है। तो हम बैक में चले जाएंगे, हमें बैक में नहीं जाना, हमें और आगे जाना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है और इवॉल्व होना है, तो उसके लिए पेरेंटल केयर बेहतरीन होनी चाहिए, समझ रहे हो। और पेरेंटल केयर बेहतरीन तब होगी जब आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, ठीक है। ऐसा नहीं लड़के की चाहत है, समझ रहे हो। तो वो पूरी इंफॉर्मेशन ये प्रोग्राम देता है, ठीक है। अवेयरनेस की, बढ़ती जनसंख्या से क्या प्रॉब्लम आएंगी फ्यूचर में, उनकी अवेयरनेस, और सोशल इवेल लाइक सेक्स एब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम एटसेट्रा, इनकी भी आज की डेट में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता, और लोगों की अंदर कितनी गंदगी भरी है, समझ रहे हो ना मेरी बात। उससे रिलेटेड आजकल खैर चल रहा है, चीजें चल रही हैं, टीवी पर भी आने लगी हैं, गुड टच बैड टच एटसेट्रा, इस तरह के प्रोग्राम है। तो इन सब की अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। जो स्ट्रेटेजी समझ में आया, इस जो प्रोग्राम था आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, उसकी जो स्ट्रेटेजी है, तो उन्होंने दो ग्रुप को चूज किया, एक तो फर्टाइल कपल को और एक मैरिजेबल एज ग्रुप को, ठीक है। उनको एजुकेट किया बर्थ कंट्रोल डिवाइस से रिलेटेड, ठीक है। फिर भी बेबी कंसीव, कनेक्ट करो उसको, बेबी फिर भी कंसीव हो गया, ठीक है। तो प्रेग्नेंट मदर की केयर, प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट निटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी, मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, ठीक है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, आप बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, तो समस्या पता होनी चाहिए यार, बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या क्या होगी, ठीक है, आपके जीवन पर और आपके फ्यूचर के जीवन पर, ठीक है। और जो सोशल क्राइम वगैरह होते हैं, ठीक है, उसकी अवेयरनेस समझ में आई या नहीं आई। एनसीईआरटी में हाईलाइट करने से नहीं होगा, जो मैं करा रहा हूं ना स्ट्रेटेजी अलग है यार, ठीक है। मैंने मतलब बहुत दिमाग लगा करके इस चैप्टर को मतलब डिजाइन किया था
कि एक एक चीज को तोड़ो। पहले पहले क्वेश्चन देखिए मैंने कितने लेवल के क्वेश्चन आए हैं सारे एग्जाम्स में, पहले नीट, एम्स, जिपमेर, ठीक है, बीएचयू, एएमयू एटसेट्रा, जितने भी एग्जाम होते थे ना, देखिए इस पर किस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं लोग, एनसीईआरटी बेस्ड वाले। फिर एनसीईआरटी की उन लाइनों को तोड़ा है मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में, ठीक है, और फिर एक एक सीरीज चली, फिर मैंने उसको कहानी की फॉर्म में कन्वर्ट किया, अगली सीरीज चली, तब जाकर एक कॉम्बिनेशन बना जो बस आप ध्यान से सुनोगे ना तो जिंदगी भर नहीं बोलोगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन अपने आप ही दिमाग में सेट हो जाएगी। मतलब पूरा इसके पीछे थॉट प्रोसेस है, बस समझो इस चीज को। और मैं हर चीज को मैंने कनेक्ट किया है, उन लाइंस को मैंने कनेक्ट किया है, ऐसा नहीं यूं ही लिख दिया, कनेक्ट किया है। पहला क्या भाई, बर्थ कंट्रोल की आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर भी अगर एक फेल हो गए, बच्चा कंसीव हो गया, तो प्रेगनेंसी को मतलब मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे केयर करनी है, समझ रहे हो। इतना ही नहीं, खाली प्रेगनेंसी केयर करनी है, पोस्ट नेटल केयर भी करनी है। पोस्ट नेटल केयर ही सफिशिएंट नहीं है, पोस्ट नेटल केयर के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग समझनी होगी आपको, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग करा दिया, बच्चे पैदा कर लिए, इतना ही से जरूरी नहीं है, मेल और फीमेल में इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, ऐसा ना हो कि मेल की चाहत में फीमेल की लाइन लग गई। समझ रहे हो ना मेरी बात, हर चीज कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर फिर भी आप नहीं समझ रहे हो तो बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम क्या मिलेगा फ्यूचर में जाकर के, समझ, नेचर किस तरीके से बिहेव कर सकती है आगे, और ये नॉर्मल। अब समझ पाए नहीं समझ पाए। जिस तरीके से मैंने डिजाइन किया है ना, अल्टीमेट है, परफेक्ट है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी की एक लाइन को तोड़ के लिखा है मैंने, समझ रहे हो, हाँ यस, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया स्ट्रेटजी क्या है इनकी। तो पहले इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ठीक है, इन्होंने अवेयरनेस के लिए क्या क्या यूज किया, किस किस का रोल होना चाहिए, किस चीज की अवेयरनेस, और उस अवेयरनेस के लिए स्ट्रेटजी क्या यूज की इन्होंने। अब समझना मेरी बात, स्ट्रेटजी तक समझ में आ गया। अब बात आती है, ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है नहीं हुआ, या सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। पहले हमने डिजाइन किया, मतलब पूरी एक प्लानिंग कर रहे हो आप, ठीक है। पहले आपको दिमाग में आया कि हमें अवेयरनेस फैलानी है इस प्रोग्राम में, ठीक है। अवेयरनेस के लिए हमने भाई क्या यूज किया, एनजीओ यूज किए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इन सबका रोल है। किस चीज की अवेयरनेस, भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अवेयरनेस, एडोलसेंस उसमें रिलेटेड चेंजेस की अवेयरनेस, समझ रहे हो ना, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की अवेयरनेस, अगर ऐसा नहीं होता है तो डिफरेंट टाइप की एसटीडी, एड्स जैसे रोग हो जाएंगे, उसकी अवेयरनेस। इसके लिए स्ट्रेटजी क्या यूज की, स्ट्रेटजी दो पार्ट में डिवाइड कर दिए लोगों को, वही कहाँ हो सकता है, जो मैरिजेबल एज ग्रुप है या फर्टाइल कपल है वहां हो सकता है, उनके लिए क्या, उनके लिए भाई जितने भी कह सकते हो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उनकी अवेयरनेस, ठीक है। फिर भी बेबी कंसीव हो जाता है तो मदर की केयर की अवेयरनेस, ठीक है, पोस्ट निटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड की अवेयरनेस, बेस्ट फीडिंग की अवेयरनेस, आप समझ रहे हो ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इसकी अवेयरनेस, बढ़ती हुई जनसंख्या की अवेयरनेस, जितने भी सोशल अब्यूज या क्राइम जो होते हैं उसकी अवेयरनेस, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, इस चीज की अवेयरनेस, स्ट्रेटजी हो गई। तो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा इनके लिए, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए दो काम करने होंगे, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, क्या करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मुझे याद है मेरे गांव में उस समय हॉस्पिटल नहीं था, एक क्लिनिक भी नहीं था, ठीक है, वहां से 3 इधर और 5 उधर, 7 किलोमीटर दूर, अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर, क्योंकि साधन नहीं थे, बैलगाड़ी चलती थी मुझे याद है, ठीक है, साइकिल थी, बैलगाड़ी थी, किसी किसी के पास मोटरसाइकिल भी हुआ करती थी, ठीक है, पर मोस्टली जो नॉर्मल लोगों पे साधन थे बैलगाड़ी, क्योंकि हमें भी याद है हम बैलगाड़ी पर बैठ करके लगभग 3 साढ़े 3 किलोमीटर रोड तक पहुंचते थे, उसमें 1 घंटा लग जाता था, धीरे धीरे चलती थी बैलगाड़ी, ठीक है। और फिर रोड पर बस मिलती थी, फिर बस हमें वो वहां तक एक छोटा सी जगह होती थी जहाँ हॉस्पिटल्स टाइप की चीजें थी, फिर वहां पहुंचते थे, ठीक है, बड़ा मतलब टिपिकल था, इतना आसान नहीं था। 7 किलोमीटर के लिए आपको मतलब लगभग 2 घंटे का सफर तय करना होता था, 1 घंटे बैलगाड़ी से, फिर इंतजार कर रहे हो बस का, जब बस आती थी लगी डली हुई तो उस बस में चढ़ करके फिर आपको वहां तक पहुंचना है, फिर मतलब बहुत इतना आसान नहीं था, ये मैंने देखा है, ठीक है, समझ रहे। तो मैं उसी से कंपेल मतलब कंपाइल कर रहा हूँ कि, और अगर मैं देखूं कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां यही चीजें भी नहीं थी, राजस्थान में कई जगह ऐसी हैं जहां कई किलोमीटर चलना पड़ता है लोगों को, ठीक है, बिहार में भी ऐसी जगह है, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां इतनी फैसिलिटी नहीं है। कश्मीर में भी मैंने स्टार्टिंग में, मुझे पता है, लोगों ने बताया, बच्चों ने, कि सर वहां भी चीजें ऐसी थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, बच्चों से पता चला मुझे, तो चीजें इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो मुझे याद है कि हाँ, फिर बाद में धीरे धीरे एक हॉस्पिटल बना था, एक सरकारी हॉस्पिटल 4-5 कमरे का बना दिया गया था,
तो पर कोई फैसिलिटी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गवर्नमेंट ने। फिर जब खाली पड़ा था तो लोग अपनी भैंस बांध आते थे वहां पर जाकर के, खूंटा गाड़ दिया, भैंस बंधी हुई है, ठीक है, आप समझना। इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गवर्नमेंट का, हॉस्पिटल बन गया, तंबू लगा दिया, सब ऊपर बोर्ड वोर्ड लगा दिया, पर वहां भैंस बंध रही है, ठीक है। धीरे धीरे लोगों ने कहा अभी भी कोई नहीं टोक रहा है तो लाओ भूसा भर देते हैं इसके अंदर, भैंस का चारा, वो भर दिया उन्होंने कमरों के अंदर, तो ऐसे ही यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की भी रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हो, आपको डॉक्टर चाहिए वहां पर। फिर एमबीबीएस के दौरान गवर्नमेंट ने नियम निकाला कि भाई अगर एमबीबीएस कर रहे हो और पीजी करोगे आगे जाकर के तो आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी, यानी आपको डिग्री तब मिलेगी कि आपको कुछ टाइम गवर्नमेंट के बताए हुए ग्रामीण क्षेत्र ठेठ गांव में भेजा जाएगा आपको, ठीक है। वो जरूरी है, वो एक तरीके से वो ट्रेनिंग है आपकी, ठीक है। तो वहां आपको रुक के कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ सीनियर डॉक्टर्स भी होंगे और आप लोगों को भेजा जाएगा, तो उससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, ठीक है। तो प्रोफेशनल, समझ रहे हो, एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं बनेगा। मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है आपके पास और डॉक्टर्स भी बैठा दिए गवर्नमेंट ने जबरदस्ती करके कि भाई तुम्हें बैठना ही है 2 साल, अगर मटेरियल सपोर्ट नहीं है तो क्या कर पाओगे, आपके पास दवा नहीं है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, आप समझ रहे हो, तो क्या कर पाओगे, तो तीनों चाहिए। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही, प्रोफेशनल एक्सपर्टी भी चाहिए और मटेरियल सपोर्ट भी चाहिए, तब चीजें जाकर के चल पाती हैं, समझे। हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों ने देखा तो होगा यार, ऐसा मैंने, जो मुझे याद है मेरे गांव में यही चीज थी। गांव का नाम बहुत खतरनाक है, ठीक है। चलो, समझे नहीं समझे, यस सर, यस सर, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो ठीक है, सबको पता है ये वाली बात है, ठीक है। तो समझ में आया, तो 3 सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, मटेरियल सपोर्ट चाहिए, तब जाकर के वो चीजें हो पाएंगी, ठीक है। अब बेसिक प्रॉब्लम आती क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है जरा बताओ, ठीक है। कॉमन सी बात है भाई, 8-10 किलोमीटर 2-3 घंटे में कोई पहुंच रहा है, तो हर किसी की तो हिम्मत ही नहीं होगी, और उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में लेडीजें तो बाहर निकलती ही नहीं थी, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा घूंघट करके तो पॉसिबल ही नहीं है चीजें ऐसे, ठीक है। तो समस्या क्या आती थी, अब देखो लोकल लेवल पर, प्रेगनेंसी, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो वहां दाई माँ होते थे, ठीक है, वही चलते थे उस समय, ठीक है। वो ये गांव की बूढ़ी माता जी होती थी, वही सब जगह जो जाके गलती, मतलब उससे दिक्कतें भी होती थी, तो डेथ के केस भी बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। तो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आती है, डिलीवरी की प्रॉब्लम आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, लोग समझते नहीं थे, खत्म भी हो गए, मामला ही बिगड़ गया, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। एबॉर्शन से रिलेटेड दिक्कतें आती थी, कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम आती थी, और इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मानो मेल इनफर्टाइल है, और दोष किसको लगाया जाता था, फीमेल को, ठीक है। आप समझ रहे हो, जैसे मानो किसी को एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो गई, पहला बेबी कहीं मिसकरेज हो गया, जो भी था, फिर अगला वाला होगा नहीं क्योंकि वो ब्लड मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो क्या होगा, समस्या आ गई, अगला भी बच्चा ही मरेगा, उसके बाद की बच्चे की भी डेथ होगी, तो उसकी वजह से फीमेल को मार दिया जाता था, तू तो डाइन है, खा गई बच्चे को, ठीक है। समझ रहे हो ना, लोग अवेयर ही नहीं थे, नॉलेज ही नहीं थी, मतलब रियलिटी है ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये बेसिक समस्याएं हैं जो हर जगह होती हैं, इसीलिए एक सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए, इन्हीं चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और मटेरियल सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, तभी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता भाई। समझ में आया नहीं आया, चंबल भाई, चंबल, इधर आ जाओ चंबल, हाँ चंबल के पास ही है, चलो, हाँ चंबल के पास ही आ जाओ बस, समझे। हाँ, उस समय के लोगों की थिंकिंग ऐसी ही थी, ठीक है, कि कुछ केस मैंने भी देखे हैं, ठीक है, इसलिए मुझे याद है, ठीक है। तो थिंकिंग तो पूछो मत क्या है, आज के लोगों की भी थिंकिंग है, ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक काम और गवर्नमेंट ने किया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक, क्योंकि जब टेक्निक में आप और बेटर बेटर नहीं करोगे, आप पता है ना आपको कि उस समय सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी होती थी, ठीक है, सीटी होता था, सीटी स्कैन होता था, पता होगा आपको, ठीक है। एक्सरेज यूज करते थे कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए भी, मानो किसी को कैंसर है, आपने कंप्यूटर टोमोग्राफी कर दिया, ठीक है, तो एक्सरे से कैंसर और बढ़ जाता था।
तो जब तक आप और बेटर नहीं करोगे ना, तो चीजें और मतलब बढ़िया नहीं हो पाएंगी। तो फिर MRI बाद में MRI आया, ठीक है। तो MRI में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके 3D इमेज बनाई जाती है, उससे कैंसर सेल पर इफेक्ट नहीं आता, तो और बेटर थी ना। तो आज की डेट में हम MRI करते हैं, पहले हम CT करते थे, कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसमें एक्सरेज यूज करते थे। तो टाइम टू टाइम आपको बेटर टेक्निक लाने पड़ेंगी जो इस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक, समझ रहे हो, ठीक है। और देखा होगा भाई उस समय मुझे याद है पल्स पोलियो अभियान चलता था, ठीक है। बच्चे पैदा होते थे तो उनको वैक्सीन लगाई जाती थी, मतलब मास लेवल पे, बड़े लेवल पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस RCH में इंक्लूड किया इसको कि बच्चे का जन्म होगा तो इतनी वैक्सीन तो लगेंगी ही लगेंगी, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएगी, ठीक है। समय समय पर जैसे कोरोना वैक्सीन आई थी, पोलियो वैक्सीन आई थी, 2 बूंद जिंदगी के, इसी प्रोग्राम में आते हैं, ठीक है। और इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी एक चीज थी, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। स्टैट्यूटरी माना मतलब होता है संवैधानिक, एक मिनट रुकना, चलो ठीक है। हाँ, स्टैट्यूटरी मतलब होता है संवैधानिक, ठीक है। स्टैट्यूटरी बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस फॉर, एमनियोसेंटेसिस क्या होती है पहले समझ लो, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर एक हमने कहा सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए बेटर टेक्निक का इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो एक टेक्निक बनाई गई एमनियोसेंटेसिस, एक टेक्निक बनाई गई एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में हम करते क्या है, बेबी जिस फ्लूइड में फ्लोट करता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। उस फ्लूइड में उस बच्चे की सेल्स भी ब्रेक होके इकट्ठी होती रहती हैं। अगर आपको पता लगाना है ये बच्चा एबनॉर्मल तो नहीं है, कहीं इस बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, समझ रहे हो, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता करनी हो तो उस फ्लूइड को निकाल लो थोड़ा सा बाहर, उस फ्लूइड में सेल्स भी आ जाएंगे, उन सेल्स में क्रोमोसोम नंबर, पॉलीप्लॉइडी, समझ रहे हो, या जो भी है, ठीक है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को आप पहले से आइडेंटिफाई कर लो। अगर बच्चा एबनॉर्मल है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, तो ट्रीटमेंट तो था नहीं, तो बच्चे को एबॉर्ट करा दो, समय से पहले एबॉर्शन करा दो, क्योंकि बच्चा समाज में आकर के अगर समस्याएं हो उससे अच्छा एबॉर्ट हो जाए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये टेक्निक बनाई गई थी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को पता लगाने के लिए, पर दुरुपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, ठीक है। दुरुपयोग क्या हुआ भाई, दहेज प्रथा बहुत तगड़ी थी, आपको पता ही है, ठीक है। तो लड़की आ जाने से लोग डरते थे कि लड़की आ गई अब तो थोड़ा बहुत कमाया हुआ भी लेके चली जाएगी, ठीक है, दहेज देना पड़ेगा, समस्याएं आएंगी, ठीक है। तो लोग डरते थे लड़की ना हो, ठीक है। तो अगर लड़की का पता कैसे चले, तो वो एमनियोसेंटेसिस जो बनाया गया था क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को पता करने के लिए, वो टेस्ट वो कराते थे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अर्ली स्टेज में। और मालूम पड़ गया लड़की है तो कहते भाई अबॉर्ट कर दो, मार दो उसको, भ्रूण हत्या कहते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि आएगी, ठीक है, और फिर समझ रहे हो ना, समस्या ही समस्या होंगी। लड़का आएगा तो दहेज लेके आएगा, लड़की आएगी तो पैसा लेके जाएगी, तो लोग लड़के की चाहत रखते थे। वो तो एक नाटक आता था, इस देश ना आना मेरी लाड़ो, ठीक है, जो मुझे याद है। उसके बाद शायद कुछ चीजें चेंज हुई हैं, कुछ चीजें चेंज हुई हैं, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, पर थॉट प्रोसेस छोटे लेवल पे चेंज हुआ है, बड़े लेवल पर यानी बड़े हायर लेवल पे जाओगे ना तो थॉट प्रोसेस में ज्यादा चेंज नजर नहीं आता। पर अब मतलब ये अभी की बात नहीं कर रहा हूं, आज से 8-9 साल पहले, ठीक है। पर धीरे धीरे मुझे लग रहा है चेंजेस हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, पर अभी भी मतलब ऐसा थॉट है लोगों के अंदर, मतलब कैसे वो छोटी मानसिकता अभी भी है कि लड़की और लड़के में अंतर अभी भी लोग करते हैं, ठीक है। बट हाँ, गवर्नमेंट ने इसको संवैधानिक तरीके से रोका कि भाई अगर आपने एमनियोसेंटेसिस को, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के लिए बनाई गई टेक्निक है, सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज किया, तो डॉक्टर को भी पनिशमेंट मिलेगा और जो पेरेंट्स करा रहे हैं उनको भी पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। और डॉक्टर का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा एक रूल लेकर के आए, वो इस प्रोग्राम में ही था, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में ही इंक्लूड था। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, स्टैट्यूटरी बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीजिंग, ठीक है, मेनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड, यानी जो तेजी से फीमेल फिटिसाइड के केस बढ़ रहे थे, फीमेल बेबी यानी भ्रूण हत्या के केस बढ़ रहे थे, उसको रोकने के लिए, लीगली उसको रोकने के लिए
यानी लॉ बना करके संवैधानिक तरीके से उसको रोकने के लिए, ठीक है, इस प्रोग्राम ने ही आगे बढ़ के हिस्सा लिया। समझ रहे हो? इसके अलावा मैसिव, मैसिव का मतलब बहुत बड़े लेवल पर, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन भी इस प्रोग्राम में ही आता है। समझ रहे हो? तो इस प्रोग्राम का भी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए एक तो मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, मटेरियल सपोर्ट, और टाइम टू टाइम बेटर टेक्निक। तो कौन सी टेक्निक लेकर के आए हम? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में करते क्या है हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं फीटल इन्फेक्शन को, समझना, ठीक है। दिस प्रोसीड्यूर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इन पे क्वेश्चन आता है, जैसे डाउन सिंड्रोम को पता करना है, ठीक है, जैसे हीमोफीलिया का पता करना है आपको, ठीक है, जैसे सीकल सेल एनीमिया का पता करना है आपको, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो आज के डेट में बहुत भयानक रूप ले चुकी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। समझ रहे हो? इसके अंदर धीरे 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 धीरे, समझना मेरी बात, एक प्रोटीन होती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ठीक है, उसको बनाने वाले जीन के अंदर डिफेक्ट होता है और वो मसल्स में सिग्नल ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी पैरालिसिस हो जाती है और इसका असर सीधे आपके ब्रीदिंग सिस्टम पर भी पड़ता है। और एक एज आने पर बच्चा पूरा लाइफ टाइम सर्वाइव नहीं कर पाता, एक एज आने पर 8-10 साल 12 साल हार्डली उसकी डेथ हो जाती है फिर, ठीक है। बहुत बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सब सब क्या है? जेनेटिकल डिसऑर्डर। इनको चारों का नाम याद रखना है, इन चारों पे क्वेश्चन आता है एटसेट्रा, ठीक है। और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एटसेट्रा, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक को बनाया गया था। पर मिसयूज क्या हुआ इसका? मिसयूज एक ही हुआ इसका, ठीक है, किल द नॉर्मल, एबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल फीमेल फीटस। समझ रहे हो? मिसयूज जो हुआ है एमनियोसेंटेसिस का, वो जो नॉर्मल फीमेल फीटस थे उनको किल करने में हुआ है। नॉर्मल फीमेल फीटस को किल करने में इसका सबसे ज्यादा यूज हुआ है। समझ में आया नहीं आया? चलो, यहां तक समझ में आया नहीं आया? तो एमनियोसेंटेसिस करते कैसे हैं और कब तक सेफ है? भाई मान लो 14 से 18 वीक ये सेफ है, इसके बाद करोगे तो यार रिस्की है मदर के लिए, ठीक है। इस एज पर आप इस मतलब सेफ जो पीरियड पूछेगा आपसे, ठीक है, वो 14 से 18 वीक ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसमें सेल्स होते हैं बेबी के, फीटस के। एमनियोटिक फ्लूइड में धीरे धीरे वो ग्रोथ होती है तो उसकी सेल्स टूट टूट के इसमें गिरते रहते हैं, ब्रेक होकर के। ये सेल्स यहां पर आ गए, इस सेल्स में क्या होगा? क्रोमोसोमल आप नंबर पता कर सकते हो, ठीक है, डिप्लॉयड होंगे, यानी 44+X और Y ये कंडीशन होगी, या 44+XX ये क्रोमोसोम होंगे। तो आप इससे इन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। 46 क्रोमोसोम होते हैं, आप जानते हो। तो आप इससे पता लगा सकते हो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इन सेल्स के अंदर। पर इससे एक चीज पता चल रही है, सेक्स भी मालूम पड़ रहा है। ये तो मेल की बात चल रही है, ये फीमेल की बात चल रही है, एक्स सेक्स, तो ये भी तो मालूम पड़ गया इससे। तो इसका मिसयूज किया, क्या हुआ? इसका मिसयूज हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन, और फीमेल फिटिसाइड के केस बढ़ गए। तब इस प्रोग्राम ने ही बढ़ के आगे हिस्सा लिया और समझ रहे हो, इसका एक लॉ बनाया संवैधानिक तरीके से, ठीक है, स्टैट्यूटरी इसको बैन किया कि भाई इसको आप गलत तरीके से यूज करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। समझ में आया नहीं आया? अब हाँ, इस प्रोग्राम ने मैंने बताया टाइम टू टाइम नई नई टेक्निक बनाई, जैसे एमनियोसेंटेसिस बनाई इसने, ठीक है। फिर एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज हुआ तो उसके अगेंस्ट भी इसने काम किया। इसने मैसिव इम्यूनाइजेशन किया, बड़े पैमाने पर टीकाकरण, ठीक है, मैसिव इम्यूनाइजेशन, समझ में आ गया। इसके अलावा इसने कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बनाने में भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उस समय जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या टैबलेट्स आते थे तो मेनली स्टेरॉइडल्स थे, मतलब उसमें सेक्स हार्मोन थे स्पेशली, ठीक है, लाइक एस्ट्रोजन, समझ रहे हो, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इस टाइप के हार्मोन थे उसके अंदर। जब इन हार्मोन को आप ज्यादा अमाउंट में बॉडी में बढ़ा दोगे तो साइड इफेक्ट तगड़े थे इनके, ठीक है। तो
पूरी दुनिया ही चाह रही थी कि नॉन स्टेरॉयडल कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डेवलप हो, तब इंडिया के अंदर CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है, यहाँ के साइंटिस्टों ने पहली, समझना, नॉन स्टेरॉयडल, जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं थे, पहली नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाई थी, सहेली के नाम से, बड़ी फेमस हुई थी। ठीक है, तो सहेली क्या है, कहां बनी, एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, एनसीईआरटी की लाइंस हैं, तो इस पर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। ठीक है, सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल was developed by the scientist at सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, जो कहां पर है, लखनऊ में। तो इंडिया में लखनऊ के साइंटिस्टों ने पहली नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सहेली का निर्माण किया था। तो सर इसमें स्टेरॉइड्स नहीं थे तो क्या था, ये कैसे काम करती है कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह, ये समझ लो आप। अगर मैं सहेली की बात करूं ना तो नॉन स्टेरॉयडल है सहेली। नॉन स्टेरॉयडल है, ये कैसी है, नॉन स्टेरॉयडल है, इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते। क्लियर है बिल्कुल, ये नॉन स्टेरॉयडल है। तो नॉन स्टेरॉयडल का मतलब है क्या होगा इसके अंदर, स्टेरॉइड्स नहीं है तो क्या है इसके अंदर, इसमें केमिकल होता है सेंट क्रोमन, इसमें केमिकल होता है सेंट क्रोमन। ठीक है, अब वो क्या काम करता है, अब देखो तुम समझाता हूं, नॉन स्टेरॉयडल है, सेंट क्रोमन होता है, सेंट क्रोम, नॉन स्टेरॉयडल है, सेंट क्रोमन होता है इसके अंदर, समझना मेरी बात, नॉन स्टेरॉयडल है, सेंट क्रोमन होता है इसके अंदर। अगर मैं सेंट क्रोमन की बात करूं, पहले समझो, पहले मैं तुम्हें समझाना पड़ेगा मुझे, ये मानो यूट्रस है, इस पर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, नॉर्मल में क्या होता है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन है, भाई यूट्राइन वॉल है, यूट्राइन वॉल के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, जैसे एस्ट्रोजन आएगा इन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एस्ट्रोजन आएगा इन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तुरंत ही यहां पर इनका डिवीजन, यूट्राइन वॉल क्या होना चालू हो जाएगी। एस्ट्रोजन क्या काम करता है, यूट्राइन वॉल के प्रोलिफरेशन को बढ़ाता है, डिवीजन को बढ़ाता है, ये तो आप जानते ही हो ना। जैसे ही एस्ट्रोजन आएगा रिसेप्टर से बाइंड करेगा, यूट्राइन वॉल अंदर से प्रोलिफरेट करना चालू कर देगी, और इसका थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, मेरी बात समझ रहे हो, तो एक्चुअल में करा क्या रहा है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी एंडोमेट्रियम की थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंडोमेट्रियम मोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, थिकनिंग, आप मेरी बात समझना कोशिश करना। ठीक है, और जब तक एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगी तब तक इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। अभी बता के चुका हूं इम्प्लांटेशन, जब वो राई के दाने के बराबर भ्रूण आपके यूट्रस में आता है और एंडोमेट्रियम थिक होती है, तब जाकर के पेनिट्रेट करता है और इम्प्लांटेशन होता है। वो तब पॉसिबल है जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होगी, और थिकनिंग की वजह से क्या होगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होगा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, और क्या होने वाला है, इम्प्लांटेशन। अब मान लो आपने सेंट क्रोमन खिला दिया, सहेली, सहेली में नॉन स्टेरॉयडल था, जो स्टेरॉइड्स नहीं होते, नॉन स्टेरॉयडल। ठीक है, इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते, ठीक है, सेक्स हार्मोन नहीं होते, केमिकल।
तो सेंट क्रोमन क्या काम करेगा, ये सेंट क्रोमन सीधा इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, बाइंड विद एस्ट्रोजन रिसेप्टर। यानी एंटी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा और एंटी एस्ट्रोजन एक्टिविटी रखेगा। आप समझना मेरी बात, यानी एस्ट्रोजन को बाइंड ही नहीं होने देगा। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? साइड इफेक्ट तो सबके हैं, बताऊंगा अभी। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट क्रोमन, हाँ सेंट क्रोमन, हाँ एंटी एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही। ठीक है, एंटी एस्ट्रोजन, हाँ। तो अगर किसी ने सेंट क्रोमन खाया तो सेंट क्रोमन की वजह से क्या होगा, ये खुद बाइंड कर जाएगा, एस्ट्रोजन के इफेक्ट को होने नहीं देगा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं होगी, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होगा। आप समझ रहे हो? यानी सेंट क्रोमन कर क्या रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेंट क्रोमन क्या कर रहा है, सेंट क्रोमन प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन को रोक देता है, बस ऐसे समझो, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन को रोकता है सेंट क्रोमन, पहली बात, इम्प्लांटेशन को रोकता है। दूसरी खास बात, इससे पहले जो दवाइयां आती थी, ठीक है, माला डी, माला एन इसके नाम से, वो डेली के नाम से आती थी, डेली, रोज एक गोली खानी होती थी, रोज एक गोली, रोज ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहे हो आप, ठीक है, डेंजरस, बहुत डेंजरस। इसकी खास बात क्या थी, वंस इन अ वीक, ठीक है, वंस इन अ वीक, हफ्ते में सिर्फ एक खानी है। वंस इन अ वीक यूज करनी होती थी। तो अगली खास बात क्या है इसकी, कि हफ्ते में एक दिन खानी है, स्टेरॉइड्स नहीं है, इससे सेक्सुअल ड्राइव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगी, तो मेंस्ट्रुअल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेंस्ट्रुअल भी प्रॉपर होगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। जबकि और जो मेडिसिन थी उनके मैकेनिज्म बताऊंगा अगली क्लास के अंदर, उनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल ही रुक जाती थी, जिससे पूरा उसका बीएमआर ही डिस्टर्ब हो जाता था, डेंजरस। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वंस इन अ वीक, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, सेंट क्रोमन बाइंड विद एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड एंटी एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी रखता है, या मॉड्यूलेट कर देता है, चेंज कर देता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर को, ठीक है। आप समझ रहे हो? जिसकी वजह से थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं हो पाती, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, और जब इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं होगी। समझ में आया नहीं आया? जी, ऑल क्लियर, एकदम परफेक्ट। BMS लिखना है, अरे भाई भाई लिखना नहीं है तो क्या, कि मैं हवा में करा रहा हूँ, सब चीजें लिखनी है। रिपीट, और रिपीट क्या करना, तुम समझो मेरी बात यार। नॉर्मल केस में मैंने बताया था एस्ट्रोजन क्या काम करता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, जो इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है। हमने सेंट क्रोमन बनाया, हमने का मतलब है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने, जो नॉन स्टीरोइडल है, स्टेरॉइड्स नहीं होते इसमें, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं होते, ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर से बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी इससे, तो थिकनिंग नहीं होगी, थिकनिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए थिकनिंग बहुत जरूरी है, थिकनिंग नहीं है तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? यानी ये इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करती है, एंटी एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी रखती है, ठीक है, और हफ्ते में एक दिन लेनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, महीने में 4 गोलियां लेनी है, जबकि और गोलियां रोज लेनी होती थी, रोज, और अगर आज भूल गए तो कल आपको 2 गोली लेने पड़ेंगी, ठीक है। समझ रहे हो? पर रोज के हिसाब से ही काम चलता था, डेली के नाम से आती थी। तो ये अगला अगला इनका वो था,
ठीक है, इसमें यूजफुल कह सकते हो कंसेप्ट या टेक्निक, ठीक है, जो वो इसमें ऐड किया उन्होंने। तो एक तो एमनियोसेंटेसिस ऐड की, सहेली बनाई इन्होंने, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो ये इसकी मेन चीजें थी आरसीएच की। चलो, ये एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, अब सिंगल पार्ट हमारा फिनिश होता है। यहां तक किसी कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करूंगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली बात हमारी यहां फिनिश हो जाती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक फिर से समराइज कर रहा हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, पहले मैंने ये बताया आपको, 4 एस्पेक्ट मैंने बताए, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड मैंने बात की, तो मैंने बताया बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। तो पूरी दुनिया में इंडिया ही एक पहला कंट्री था जिसने आगे बढ़ के, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर गोल बना करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में, ठीक है, जिसको आगे जाकर के थोड़ा सा मॉडिफाई किया और नाम रख दिया आरसीएच। रिप्रोडक्टिव के साथ साथ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी जोड़ दिया इसके अंदर। फिर बात आती है इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या थे, समझना। तो इस प्रोग्राम के मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं, तो पहला ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस। किस चीज की अवेयरनेस? अवेयरनेस किस चीज की बात करता हूं? अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए माध्यम क्या यूज किया? ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मीडिया। किसने पार्टिसिपेट किया? गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, क्लोज रिलेटिव्स, इनका भी इसमें इन्वॉल्व जरूरी है। और स्कूल को भी सेक्स एजुकेशन को अपने सिलेबस में ऐड करना चाहिए, पर हुआ पर लेट, यानी 12th स्टैंडर्ड पर आकर के हुआ है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, ठीक है। किस चीज की अवेयरनेस? आप बोलोगे 4 मैंने पॉइंट बता दिए इनकी अवेयरनेस। उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या यूज की? मैंने स्ट्रेटेजी बता दी, 2 ग्रुप सेलेक्ट किए, उनको इन पॉइंट्स बता दिए, इस चीज की ये स्ट्रेटेजी थी। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या करना होगा? 3 काम करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और मटेरियल सपोर्ट चाहिए, ठीक है, जो डिफरेंट चीजों में इन्वॉल्व होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो नॉर्मल समस्याएं हैं, क्या है? प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, समझ रहे हो, इनफर्टिलिटी, समझ रहे हो, डिलीवरी, ये कॉमन समस्याएं, ठीक है। एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये कॉमन समस्याएं। तो इनके लिए इन चीजों का होना जरूरी है। क्या इतना सफिशियंट है? नहीं, टाइम टू टाइम जो बेटर टेक्निक्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो टेक्निक क्या बनाई साइंटिस्टों ने? एमनियोसेंटेसिस। किसके लिए बनाई थी? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। पर दुरुपयोग क्या हुआ, ठीक है, उसकी वजह से उसमें हम एक्स और वाई और एक्स क्रोमोसोम को देख लेते हैं, हम सेक्स डिटरमाइन भी कर लेते हैं। दुरुपयोग क्या हुआ? क्योंकि उस समय फीमेल वाला केस चल रहा था, फीमेल फीटस लोग कम चाहते थे, ठीक है, समझ रहे हो, तो उठा करके दुरुपयोग हुआ, फीमेल फिटिसाइड के केस बढ़ गए। तब इस प्रोग्राम ने क्या काम किया? इसको कह सकते हो संवैधानिक तरीके से इस पर रोक लगाई, एक लॉ बनाया कि आप करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ये इस प्रोग्राम की ही देन है। और क्या काम किया इस प्रोग्राम ने? मैसिव इम्यूनाइजेशन, बड़े पैमाने पर टीकाकरण की सुविधा प्रोवाइड कराई गई। और क्या किया कि इस प्रोग्राम ने सहेली नाम की टैबलेट को बनाया, जो नॉन स्टेरॉयडल थी, जिसमें सेंट क्रोमन था, जो एंटी एस्ट्रोजन एक्टिविटी रखता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन के रिसेप्टर में चेंज हो जाता है, जो थिकनिंग जिससे रुक जाती है और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। और खास बात है, हफ्ते में एक ही गोली लेना पड़ती थी, जबकि और गोलियों को पर डे लेना पड़ता था। आप समझ में आया नहीं आया? जो एडिशनल पॉइंट्स मैंने लिखा दिए हैं इसके अंदर, वो आप लिख लेना सारे, बाद बाकी की एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन है। आप बताओ समझ में आया नहीं आया? मुझे सही मायने बताओ, एकदम ब्रेन में सेट हुआ या नहीं हुआ? पूरा पिक्चर कहानी, अगर आंखें बंद करके देखोगे तो पूरी पिक्चर मूव करेगी आपकी आंखों के सामने, पूरी मूवी की तरह, पूरी मूवी की तरह चीज चलेगी। सुनो, सुनाओ। बीएमएस, आपके मैसेज बता रहे हैं कि एकदम परफेक्टली ब्रेन में सेट हुआ है। बहुत बढ़िया। हाँ, एनसीईआरटी लाइन लिख लो, ठीक है, क्योंकि लिखने से क्या होगा, जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, इस तरीके से लिख लोगे ना, वहीं याद हो जाएगा। पढ़ने से याद नहीं होगा, जो आप मैं ऐसे पढ़ोगे ना, पर पढ़ने के बाद लिखना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट अप होगा। बहुत बढ़िया, बेस्ट, बेस्ट, सुपर, सुपर, सुपर। ये कमेंट बता रहे हैं कि एकदम परफेक्टली ब्रेन में सेट हुई है चीज, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, मैं एक चीज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, द्रोणा सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
अब द्रोणा के अंदर मैं अपना अगला टॉपिक, 3 टॉपिक बचे हैं मेरे पास, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंगल शॉट में कराऊंगा, रिवीजन में हेल्प मिल जाएगी आपको। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2 शॉट में कराऊंगा, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 2 शॉट में कराऊंगा। तो 5 लेक्चर लेने वाला हूं। तो पहले मैं क्या कराऊं, आप मतलब उसमें पार्टिसिपेट करो। क्या चाहते हो आप, मतलब पहले इन 3 टॉपिक में से जरा बताओ मुझे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, 3 टॉपिक में से आप क्या चाहते हो जरा बताओ मुझे। ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो को पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, मेरा शायद वेटनसडे को लेक्चर आएगा मेरा, वेटनसडे इवनिंग में, ठीक है। हाँ वेटनस देखता हूँ कुछ स्लॉट किसी का खाली है नहीं, तो वेटनसडे को मेरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। अच्छा पोल, पोल का ऑप्शन है। अच्छा पोल में देखता हूँ, 1 मिनट पोल जनरेट करके देखता हूँ ना, पोल आता है क्या। न्यू पोल, क्विक पोल, न्यू पोल, 20 मिनट्स, टाइम आउट 20 सेकेंड, ठीक है। ठीक है, 3 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी, डी भी आएगा, डी। अब मैं लिख दूं जरा, देखूं क्या कराना क्या है, इससे आइडिया लग जाएगा। जरा बताओ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन, पहले इनमें से कौन सा चैप्टर मुझे कराना है। वेटनसडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहले मुझे कौन सा ऑप्शन कराना है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा इसमें से मुझे एक टिक भी लगाना पड़ेगा, ये तो अलग चीज हो गई। प्लीज चेक करेक्ट आंसर। अच्छा ऐसे समझो, पहले मैं ऑप्शन 1 लेके चल रहा हूं, ऑप्शन 1 लेके जरा बताओ, देखें एक तरीका देखता हूं। ऑप्शन 1 के लिए कितने एग्री हैं, ऑप्शन 1 के लिए जरा सबमिट करो। ऑप्शन 1 के लिए मैंने पोल जनरेट किया है, जरा ऑप्शन 1 बताओ कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कितने लोग मतलब पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं कि सर 2 शॉट में करा दो, पूरा रिवाइज करा दो, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ए, ए पर या फर्स्ट पर क्लिक करो अगर तुम चाह रहे हो तो, फर्स्ट पर क्लिक करो जो इतने लोग चाह रहे हैं, जो नहीं चाह रहे वो कोई और भी क्लिक कर दो, जो चाह रहे हैं फर्स्ट पर, जो नहीं चाह रहे हैं कोई और क्लिक, देखो क्या आया। अरे भाई 73.25% जा रहे हैं, ओके। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चलो, अच्छा एक चीज और देख लूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चाहत सबसे ज्यादा है, ठीक है। 73% ह्यूमन रिप्रोडक्शन,
अरे क्या हो गया भाई ये? ठीक है, चलो ठीक है। अरे भाई, मॉन्स्टर, तरुण देव, अर्चित, क्या हो गया भाई? कैंसिल। ठीक है, तीसरा, तीसरा। नहीं नहीं, स्क्रीन ठीक कर दी, रिफ्रेश कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ हो रहा था, पोल बार बार जनरेट हो रहा था। ठीक है, पहला और तीसरा बच्चे चाह रहे हैं, दूसरा तो चाह ही नहीं रहा कोई, दूसरा तो क्या मैं करा ही दूंगा इसके अंदर ही। ठीक है, स्क्रीन नो वीडियो नहीं आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, पहला और तीसरा समझ गया मैं, पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसको मैं चेंज करता हूं, वापस आते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, समझना, धमाका। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, भाई पॉपुलेशन होती क्या, एक डेफिनेशन है, कॉमन डेफिनेशन समझ लो। पॉपुलेशन क्या, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, यानी टोटल नंबर आपको पता होने चाहिए पॉपुलेशन निकालने के लिए, किसके, स्पीसीज, गिविंग एरिया और पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, टोटल नंबर निकालने हैं आपको पॉपुलेशन के अंदर, तो उस इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, किसी स्पीसीज के इंडिविजुअल कितने हैं, पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर टाइम के अंदर। जैसे मानूं कि, जैसे अभी हम बात करते हैं कोटा, कोटा में इस पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल की पॉपुलेशन क्या है, पर इतने से काम नहीं बनेगा, किस समय की, 10 साल पहले की, 10 साल आगे की, 10 अभी की या कब की। ठीक है, तो समय, एरिया और पर्टिकुलर स्पीसीज का इंडिविजुअल, ये तीनों बातें आनी चाहिए, तब जाकर के आप पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई, डेफिनेशन निकाल पाओगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, बस ओनली फॉर नॉलेज याद रखना। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंसिस, जनगणना। हर कंट्री में लगभग 10 सालों में रिपीट होती है, ओनली जनरल नॉलेज की चीजें हैं, ध्यान रखो। इंडिया में पहली बार जनगणना कब हुई थी, पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। लेटेस्ट अभी एनसीईआरटी में यही दे रखा है, बट लेटेस्ट अभी हो चुकी है। ठीक है, 2021 में अभी हो चुकी है, पर इससे पहले वाली अभी एनसीईआरटी ने दे रखी है 2011। अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस अभी एनसीईआरटी दे रही है 2011, बट अभी कब हुई है, 2021, 2021 में हुई है, 21-22 में हुई है, 21-22 लिखते हैं इसको, ये लेटेस्ट हुई है अभी। बट अभी एनसीईआरटी में 2011 दे रखा है लेटेस्ट सेंसिस, जिसको जनगणना बोलते हैं। ठीक है, देखा होगा जिसमें हर टीचर को लगाया जाता है, गवर्नमेंट इंप्लॉइज को लगाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अभी जो 2021 में हुई है, 2021-22 में जो हुई है, उसके अनुसार थोड़ा सा मैंने लेटेस्ट डेटा दे दिया है यहां पर थोड़ा। ठीक है, 1.38 बिलियन, समझना भाई, 1.38 बिलियन अप्रैल 2021 का डेटा है। लगभग इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है, जनगणना, ये तो डेटा है, इसके अलावा कितनी होगी पता नहीं। ठीक है, ये डेटा है, 1.38 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है, हाँ 2011 के अनुसार, सॉरी 21 के अनुसार, समझना मेरी बात, लास्ट सेंसिस 21 में हुई है, अभी लेटेस्ट, सॉरी लास्ट सेंसिस अभी लेटेस्ट जो हुई है 21 में हुई है, पर एनसीईआरटी में अभी 11 दे रखी है, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, 21-22 में ही वो लेटेस्ट, अभी एनसीईआरटी जो अपडेट आ रही है शायद उसमें अपडेट होके आ जाए। ठीक है, तो समझ, दोनों ही चीजें मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 21-22 के अनुसार डेटा मैंने यहाँ डाल दिया है, थोड़ा पता होना चाहिए, 1.38 बिलियन। ठीक है, अब बेसिक बात पूछी गई है, रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रीजन क्या है, क्यों बढ़ रही है पॉपुलेशन इतनी तेजी से, समझ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, पहले मैटरनल और फीटल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी, अब कम हो गया है, फैसिलिटी बढ़ गई है, आरसीएच काम कर रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है,
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, ये रेट कम हो रहे हैं तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज का मतलब है फर्टाइल एज। कहते हैं ना, मोदी जी को सुना होगा कई स्पीच देते हुए कि हमारा इंडिया अभी यंग है, जवान है, मतलब ऐसा कंट्री है जिसमें रिप्रोडक्टिव एज वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। समझ रहे हो, गर्म खून वाला है। समझ रहे हो, हम किसी से भी भिड़ सकते हैं। कहते हैं ना कि गर्म खून वाला है, भिड़ जाएगा। ये बूढ़े मतलब कंट्री में देखते हैं यार जिसमें बूढ़ों की संख्या ज्यादा है, चाइना है। चाइना में ओल्ड एज पर्सन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो वो अंदर से इतना मजबूत नहीं है, फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है उसके पास, पर उसमें ना जोश पागल भिड़ जाने की वो नहीं है। समझ रहे हो, क्योंकि वहां के लोग बूढ़े हैं। जो बच्चे हैं तो वो समझ रहे हो, एक एक बच्चे, दो दो बच्चे, इतने ज्यादा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक ही बच्चा है तो बेचती नहीं है, कौन लड़ने भेजेगा, अपने पास ही रखना है, ठीक है। तो इस चक्कर में, समझ गए ना मेरी बात। तो अगर किसी भी पॉपुलेशन में रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा हैं, रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा हैं, तो वहां पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी। समझ रहे हो, वो बढ़ेगी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करती है? बर्थ रेट। भाई बर्थ रेट कैसी है, मतलब फर्टिलिटी रेट कैसी है, वो डिपेंड करता है रिप्रोडक्टिव एज के लोगों पर। ज्यादा है तो बर्थ रेट ज्यादा होगी। डेथ रेट, मोर्टिलिटी रेट कैसी है, समझ रहे हो ना, जन्म लेने की दर, मृत्यु की दर क्या है उस पॉपुलेशन के अंदर। माइग्रेशन, माइग्रेशन, समझ रहे हो, जैसे कहीं दूसरी कंट्री के बहुत ज्यादा लोग अगर इसके किसी कंट्री में आ जाते हैं तो यहाँ की पॉपुलेशन और एक्सप्लोड, मतलब एक्सप्लोजन हो सकता है। समझ रहे हो, बढ़ सकती है, तो माइग्रेशन भी डिपेंड करता है। या आप इस कंट्री के लोग निकल के कहीं बाहर चले जाते हैं तो इससे भी असर पड़ेगा। एज एंड सेक्स रेशियो, ये 4 पॉइंट पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पर डिपेंड करती है? बर्थ रेट पर करती है, डेथ रेट पर करती है, माइग्रेशन पर करती है, एज एंड सेक्स रेशियो। भाई एज का मतलब किसकी बात चल रही है? रिप्रोडक्टिव एज। एज का मतलब किसकी बात चल रही है? रिप्रोडक्टिव एज। सेक्स रेशियो में कौन सा रेशियो बढ़ाता है? फीमेल। इंक्रीज नंबर ऑफ फीमेल। किसी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ फीमेल स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज के ज्यादा हैं तो उस पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज्यादा होगा, क्योंकि बेबी को कंसीव तो फीमेल ही करती है, मेल थोड़ा ना करता है। समझ रहे हो, तो फीमेल ज्यादा है तो नो डाउट, समझ रहे हो, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगी। बर्थ रेट क्या होती है? अलग अलग भी समझा दिया है इसी को। नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल इन अ ईयर। एक साल में, इतना पढ़ना नहीं है, बस समझाने के लिए, एक साल में, एक साल में 1000 की पॉपुलेशन के अंदर, 1000 लोगों की पॉपुलेशन में कितने नए बच्चे पैदा हुए, वो उसकी बर्थ रेट है, वो भी लाइव। डेथ हो गई उनकी काउंट नहीं करते हैं। इट्स नेवर नेगेटिव, वाइल ग्रोथ रेट में भी नेगेटिव, ग्रोथ रेट नेगेटिव हो सकती है पर बर्थ रेट नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना मेरी बात, या जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कैसे हो जाएगी? क्योंकि ग्रोथ रेट कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, इसलिए नेगेटिव हो सकती है। समझ रहे हो, पर बर्थ रेट नेगेटिव नहीं होती। डेथ रेट सेम, वही नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल इन अ ईयर। माइग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन, समझना। इमिग्रेशन का मतलब है आप एंटर कर गए इसके अंदर, एमिग्रेशन का मतलब है आप बाहर निकल गए। इनका मतलब है अंदर, ठीक है। एग्जॉस्ट का मतलब है बाहर, आप समझ रहे, ई आ गया, ई आ गया तो समझ लो बाहर निकल रहे हो, ये पॉपुलेशन है। किसी पॉपुलेशन में बाहर के लोग एंटर कर रहे हैं, इमिग्रेट, इमिग्रेशन आई, इमिग्रेशन हो रहा है, बढ़ जाएगी। निकल रहे हैं, एमिग्रेशन हो रहा है, कम हो जाएगी, इस पर भी इफेक्ट पड़ता है। एज एंड सेक्स रेशियो, तो एज 3 होती है, प्री रिप्रोडक्टिव एज होती है, रिप्रोडक्टिव एज होती है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज होती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज की अगर मैं बात करूं, रिप्रोडक्टिव एज की अगर मैं बात करूं तो ये कितनी होती है? लगभग 15 से लेकर के 44 साल की उम्र, क्योंकि यहाँ प्यूबर्टी आ जाती है और फीमेल में यहाँ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती ही चलती है, ठीक है, ये दे भी रखिए। इससे कम की एज है
तो प्री रिप्रोडक्टिव एज, इससे ज्यादा की एज है तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका नहीं पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव एज का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव एज में भी सेक्स कौन सा, सेक्स कौन सा, फीमेल, ये बता दिया मैंने, फीमेल। नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल इन एक्टिव पॉपुलेशन एज, अगर 15 से 44 साल के, तो बर्थ रेट बढ़ा देंगे, सिंपल सी बात है। ऑल दोज अवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है, समझना, थॉट वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। नो डाउट काम कर रहा है आरसीएच, पर ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कम हुई है। इट वाज ओनली मार्जिनल, एनसीईआरटी की लाइन है और पूछी गई है ये, ठीक है, पूछी गई है ये लाइन, ठीक है। ये बहुत मार्जिनल काम कर रहा है, आप समझ रहे हो, पॉपुलेशन रेट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, काम कर रहा है, काम कर रहा है पर बहुत कम, इट वॉज ओनली मार्जिनल, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है, ठीक है, स्मॉल फैमिली को मोटिवेट करो, जनरल सी एक लाइन लिख दी थी एनसीईआरटी ने, ठीक है, और सब जगह लिख दिया हम दो हमारे दो, श्लोक में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हम दो हमारे दो, छोटी फैमिली, रिप्लेसमेंट लेवल जीरो, मतलब समझो एक तरीके से मेल और फीमेल, उनके दो बच्चे, यानी उनकी अगर डेथ होगी तो उनकी जगह कौन ले लेंगे, वो बच्चे ले लेंगे, ठीक है। फिर मेल और फीमेल, उनके दो बच्चे, ठीक है, उनका डेथ हो गई तो उनकी जगह कौन ले लेंगे, वो बच्चे ले लेंगे, यानी रिप्लेसमेंट लेवल जीरो हो गया। अगर रिप्लेसमेंट लेवल जीरो तभी होगा जब हम दो हमारे दो का ये स्लोगन एप्लीकेबल होगा, ठीक है, तब कह सकते हो कहीं ना जाकर के ये चीज स्टेबल होगी, पर अभी स्टेबल नहीं हो रही है, बढ़ रही है पर हाँ उतना बहुत मतलब कंट्रोल नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है, समझे या नहीं समझे। हाँ, ये खत्म होता है आपका चैप्टर, मतलब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, ठीक है। यहां पर आपका एक पार्ट मैंने फिनिश कर दिया, दो पार्ट सॉरी, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ और व्हाट इज, ठीक है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं, कल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी तो बस बेसिक समझा दिया है मैंने कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, एक दो चीजें स्लाइड मिस हो गई इसके अंदर, वो कल मैं ऐड करूंगा, उसमें है नहीं, ठीक है। मतलब बेसिक जो मैंने आज पूरा कंप्लीट करा दिया है कि ये समझना होगा आपको कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड दो तीन बातें बता दी हैं मैंने आपको, ठीक है, वो मैं कराऊंगा अभी नेक्स्ट उसके अंदर, कि पॉपुलेशन कैसे निकालते हो, सेंसिस क्या होती है, और वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ग्रोथ रेट बढ़ रही है घट रही है, ठीक है, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं, एनसीईआरटी के एक पैरा था। तो कल इसको एंड करके मैं कल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज स्टार्ट करूंगा कल मैं, ठीक है, कल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जितने भी हैं हम स्टार्ट करेंगे, और यानी अब दो लेक्चर के अंदर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, यानी कल परसों में चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है, हमारे दो चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, समझे। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय। अब रिवीजन पे काम करना है तगड़ी तरीके से, है ना।